सुप्रभातम भैया बहनों। हमने अपने इतिहास के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया था और फिर हमने अगला प्रकरण उसमें शुरू किया था कि इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी, अर्थात समाज के वे कौन से वर्ग थे, समुदाय थे जो इस आंदोलन से अलग रहे थे, उनकी भागीदारी इस आंदोलन में पर्याप्त नहीं हो पाई। और उसमें हमने दो वर्गों की चर्चा की थी, जिसमें पहले वर्ग के बारे में हमने पिछले क्लास में बता दिया कि दलित वर्ग ऐसा वर्ग था जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि दलित राजनीति करने वाले नेता कांग्रेस से दलितों को अलग करने में सफल हो गए थे और वे दलितों को कुछ खास मुद्दों का प्रलोभन देकर, जिसे हम पृथक प्रतिनिधित्व कहते हैं, वो अपनी अलग राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। और गांधी के लाख प्रयास के बावजूद दलित वर्ग अंबेडकर को छोड़कर गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं हुआ और यही कारण है कि उसकी भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं बढ़िया से हो पाई। अब एक दूसरे वर्ग की चर्चा करें जो इस आंदोलन से लगभग अलग रहा, अछूता रहा। वह वर्ग था भारत का मुसलमान वर्ग। हालांकि कुछ लोग समर्थन में थे, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो दलितों की तरह ही मुस्लिम राजनीति की शिकार थी और इस आंदोलन से अलग है। इसके लिए थोड़ा सा हमको पहले चलना पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के प्रयास से, प्रेरणा से 1906 में मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना ढाका में की गई और इसके संस्थापक सदस्यों में सलीमुल्लाह खां, जो उस समय ढाका के नवाब थे, और सर आगा खां। सर आगा खां स्कॉलर थे, विद्वान थे। तो इन दो महापुरुषों के प्रयास से देश में पहली बार एक मुस्लिम संगठन की स्थापना हुई, जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा गया। और ये अंग्रेजों की चाल थी कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था घोषित किया जाए ताकि मुसलमानों को अलग किया जा सके। यानी हिंदू मुस्लिम के बीच जो भेदभाव, जो दूरी पैदा करना चाहते थे अंग्रेज, उसमें वो सफल हो गए। और इसी मुस्लिम लीग के प्रयासों का परिणाम था कि देश में पहली बार आरक्षण का बीज, रिजर्वेशन का बीज 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, भारत परिषद अधिनियम में डाला गया। मुसलमानों को अलग आरक्षण दिया गया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। और यही अंग्रेज चाहते थे कि हम मुसलमानों को ये समझा पाएँ कि हम आपको जो सुविधाएं दे रहे हैं, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, यानी कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है। यानी कांग्रेस से मुसलमानों को अलग करने का प्रयास अंग्रेजों का कुछ हद तक सफल हुआ। फिर भी 1910 का दशक, 1910 से 1920 तक हम कह सकते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम टकराव नहीं हुआ। पार्टी अलग बन गई थी, लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद अली जिन्ना के आने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते भी हुए। 1916 का लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर आंदोलन करने पर सहमत हो गई थी। और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में देश में उभर रहे थे जो देश की सभी बड़ी पार्टियों में सर्वमान्य थे। उतना ही महत्व उनका कांग्रेस में भी था, उतना ही महत्व उनका मुस्लिम लीग में भी था, और उतना ही महत्व उनका एनी बेसेंट की पार्टी होम रूल लीग में था। तो इस तरह से देश में लगा था कि इसी बीच असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन
इसके कारण भी हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी। पर दुर्भाग्य कि खिलाफत आंदोलन के खत्म होने के बाद असहयोग भी धीरे धीरे खत्म हो गया और देश में हिंदू मुस्लिम जो एकता स्थापित हुई थी वो धीरे धीरे टूटने लगी थी और हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत 1920 के दशक में प्रारंभ हो गई, जो 1930 तक आते आते काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। इसके पीछे कुछ विद्वानों का एक और तर्क है। उनका मानना था कि देश में एक हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा का उदय हो गया, हिंदू महासभा की स्थापना हो गई और हिंदूवादी संगठन धीरे धीरे कांग्रेस के नजदीक जा रहा था। तो जैसे जैसे हिंदू महासभा और कांग्रेस नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे मुस्लिम कांग्रेस से दूर जाने लगे और मुस्लिम अपने लिए अलग राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग को ही धीरे धीरे अपनी पार्टी मानना शुरू कर दिया। हालांकि गांधी जी लगातार प्रयास में थे कि हिंदू मुसलमान की एकता बनाई रखी जाए, जो देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो एकता को बनाना बहुत, जैसे जैसे की दूरी है वो नुकसानदायक है, हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अंग्रेज इसका फायदा उठाए। इसलिए गांधी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाई जाए। 1927 में एक प्रयास किया गया था। गांधी जी के प्रयास से कांग्रेस और लीग के बीच समझौता होने के करीब हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि लीग के जो महत्वपूर्ण नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें दो महत्वपूर्ण बातें रखी थी, दो मांगे रखी थी। उनका कहना था कि देश के जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं, जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उन राज्यों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाए। विधानसभा में, विधायिकाओं में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाए और देश की केंद्रीय विधायिका में भी मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाए, ताकि देश के मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। इन्हीं सारे मुद्दों पर देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए, विभिन्न दलों के बीच जो मतभेद थे उनको दूर करने के लिए 1928 में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दलों को बुलाया गया और सभी दलों ने अपने अपने विचार रखे थे। अली जिन्ना ने भी अपने विचार रखे थे। उनकी वही मांग थी कि अगर कांग्रेस हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो हम पृथक प्रतिनिधित्व के मांग को छोड़ देंगे। पृथक प्रतिनिधित्व मुद्दा था, हमने दलित समुदाय के बारे में बताया था कि वही समुदाय केवल वोट करेगा अपने समुदाय का नेता चुनने के लिए। तो मुसलमानों में भी ये था कि मुस्लिम ही केवल वोटर होगा और वो वोट देकर केवल मुस्लिम को चुनेगा, यानी पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो अगर उनकी सीटें आरक्षित हो जाती हैं तो वो पृथक प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड को छोड़ देंगे। ये अली जिन्ना ने एक भरोसा दिया और इसी विषय पर विभिन्न पार्टियों के बीच विचार विमर्श सर्वदलीय सम्मेलन में, सर्वदलीय बैठक में शुरू हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसी समय सर्वदलीय बैठक में ही हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर ने इस मुस्लिम आरक्षण का कटु विरोध किया कि देश में किसी भी समुदाय को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, सब लोग नागरिक हैं और नागरिक के रूप में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, यानी मुसलमानों को विशेष सुविधा या आरक्षण नहीं दिया जाता। कुछ लोगों की तो यहाँ तक भी मांग है कि जयकर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी रखी थी। कितनी सच्चाई है नहीं कहा जा सकता, अपने अपने पक्ष में विद्वान अपनी बात रखते हैं। तो इन सारे विचारों को लेकर मुस्लिम वर्ग जो समझौता हो सकता था अब वो नहीं हुआ मुस्लिम वर्ग से, और वो कांग्रेस से साथ नहीं रहा, कांग्रेस से दूर हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में हालांकि बीच में
हम मानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना उस समय तक भी बहुत बुरे नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना एक मात्र ऐसे बड़े नेता थे देश के जिन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा था। चाहे नेहरू हो, काटजू हो, बड़े नेता थे, वो किनारे कर गए थे, लेकिन भगत सिंह का केस अली जिन्ना ने लड़ा था। खैर, मुसलमानों के हित की चिंता कर रहे थे तो बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन इस राजनीति से वो दुखी भी थे भारत के, और ऐसा मानने में सुनने में आता है कि इससे दुखी होकर कुछ समय के लिए भारतीय राजनीति से अलग होकर वो इंग्लैंड में जाकर बसने की सोच रहे थे और चले भी गए थे। बाद में लियाकत अली वगैरह लोग जाकर उनको मनाकर लाए। 2-4 साल बाद जब अली जिन्ना आए तो वो बदले हुए अली जिन्ना थे, एक कट्टर अली जिन्ना बनकर आए। जो अली जिन्ना केवल सूट और हैट पहनते थे, अब वो अली जिन्ना मुस्लिम शेरवानी और मुस्लिम टोपी पहन करके, हालांकि हृदय से कभी वो मुसलमान बनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सुअर का मांस भी खाए थे इंग्लैंड में, नेहरू की तरह। इंग्लैंड में सब चलता है। और दाढ़ी उन्होंने कभी नहीं रखी थी जब मुसलमान थे, और नमाज पढ़ने में उनका विश्वास नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना का। उनका रसोईया हिंदू था, ये फैक्ट कुछ चीज़ें हैं। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताओं ने अली जिन्ना को एक कट्टर मुस्लिम नेता बना दिया, और बाद में भारत के विभाजन की मांग भी 1940 के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अली जिन्ना ने पहली बार की थी। तो यहाँ चीज़ें, ये सारी संभावनाएं यहाँ खत्म हो गई, और ऐसा लगने लगा कि अब हिंदू मुस्लिम एकता संभव नहीं है। चूँकि कुछ लोगों का मानना था कि इस तरह के परिवेश में मुस्लिम समाज भारत में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर ज़्यादा सशंकित था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति दोयम दर्जे की बनकर रह जाएगी, मुसलमान हिंदुओं के अधीनस्थ बनकर रह जाएंगे। और ऐसी स्थिति में वो इन आंदोलनों से अलग रहकर अपनी सुरक्षा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म को बचाने, अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए वो मुस्लिम राजनीति को ही आगे बढ़ाते चले गए। आगे के वीडियो में हम आपको मोहम्मद इकबाल और पाकिस्तान पर कुछ प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।